नमस्कार प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टैली के दूसरे भाग में हम आपको ग्रुप्स के बारे में सिखाने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि टैली को हम डायरेक्ट नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि टैली को सीखने से पहले हमें टैली के बारे में कुछ मैनुअल सीखना होगा और समझना होगा। तो आइए आज के इस भाग में हम आपको सिखाएंगे कि टैली के अंदर ग्रुप्स का क्या प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, टैली के अंदर ग्रुप्स बहुत ही अपनी बड़ी अहम भूमिका रखते हैं। दोस्तों, हमारे पास कई बार ये कमेंट भी आ जाए कि सर हमें टैली के अंदर सीखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें अगर आती है तो वो ग्रुप्स को समझने में आती है कि ग्रुप्स का यूज़ कहाँ और किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सकेगा आपको आसान से आसान और सरल भाषा में सिखाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो को स्किप ना करें, आप ध्यान से देखेंगे तो आप टैली को अच्छी तरह सीख पाएंगे। दोस्तों, टैली के ग्रुप्स को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले मैं वो इजी ग्रुप्स को आपको लेके समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप ग्रुप्स को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, टैली में आपकी सुविधा के लिए 28 प्रकार के ग्रुप्स पहले से बने हुए होते हैं, जिनमें दोस्तों प्राय 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 नॉन प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। ये अपने आप में पूर्ण ग्रुप हैं और इनके अलावा आपको ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप नए ग्रुप बना भी सकते हैं और पहले से बने ग्रुप्स के अंदर बदलाव भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आती है कि टैली के अंदर ग्रुप्स काम क्या करते हैं। दोस्तों, याद रखना कि टैली के अंदर ग्रुप्स हमारे किए गए सौदों को क्लासीफाइड करते हैं, उन्हें अलग अलग ग्रुप में या एक एक सबका कलेक्शन तैयार करते हैं, जिससे कि हमें रिपोर्ट बनाने में आसानी रहती है। मान लीजिए कि एक ग्रुप है जिसका नाम है सैलरी क्रेडिटर। दोस्तों, इस ग्रुप के अंदर हम केवल उन लोगों की लिस्ट दिखाते हैं जो हमें या हमारी कंपनी को उधार माल देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सैलरी डेबिटर। हम इस ग्रुप के अंदर उन लोगों को दिखाते हैं जिन्हें हम उधार माल देते हैं। एक और एग्जांपल लूंगा बैंक का। बैंक के ग्रुप के अंदर हम अपने व्यापार की सभी बैंकों की लिस्ट बताते हैं कि हमारे व्यापार के अंदर कितनी बैंकें हैं जिसमें हमारा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है आदि। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक लंबा होने से बचाने के लिए मैं यहां आपको सामने कुछ विशेष प्रकार के ग्रुप्स एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखिए और सारे ग्रुप्स को आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। टैली में सबसे पहले ग्रुप की हम लोग बात करते हैं। जो सबसे पहला ग्रुप्स आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, ये सब टैली के अंदर किसी भी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट होता है। इस ग्रुप में दोस्तों आप उन किए गए सौदों को रखेंगे जिसमें व्यापार मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी या राशि से संबंध होता है। व्यापार मालिक अगर व्यापार के अंदर पैसा लगा रहा है, कैश लगा रहा है, या कोई माल लगा रहा है या वस्तु लगा रहा है, तो वो लगाई गई पूंजी या जिसने ये पूंजी लगाई है व्यापार को स्थापित करने के लिए, उन सब के खाते आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर रखने होते हैं, कैपिटल ग्रुप के अंदर रखने होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने बता रहा हूं। मान लीजिए कि मिस्टर वीरेंद्र सिंह व्यापार मालिक है, ने 10 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया या व्यापार की शुरुआत की या व्यापार में लगाए। दोस्तों, यहां पर वीरेंद्र सिंह जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे हम एक कोष्टक में बता देंगे कि वीरेंद्र हमारे व्यापार के किस ग्रुप के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जैसा कि आपको परिभाषित किया है कि व्यापार मालिक
द्वारा लगाई गई पूंजी या व्यापार मालिक के खाते सभी कैपिटल ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं। तो यहाँ जैसा कि सौदे में बताया है कि मिस्टर वीरेंद्र ने 10 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है, तो यहाँ वीरेंद्र को हम ग्रुप के रूप में कैपिटल में डालेंगे और किए गए सौदों के अनुसार या वीरेंद्र सिंह व्यापार मालिक में पैसा लगा रहा है। मींस अगर देखा जाए कि वीरेंद्र व्यापार को पैसा दे रहा है तो देने वाला हमेशा सीआर होता है। तो यहाँ हमारे द्वारा किए गए सौदे के अंदर हमने व्यापार मालिक को यहाँ पर सीआर कर दिया है और अमाउंट के रूप में 10 लाख रुपए लिखती हैं और कैश को डीआर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों जब व्यापार में कैश आता है तो कैश हमेशा डीआर होता है और ये व्यापार के लिए रिसीप्ट होता है, रिसीविंग होती है, इसलिए यहाँ हमें साथ में लिखना भी होता है रिसीप्ट वाउचर। दोस्तों वाउचर क्या होती है इन्हें हम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि यहाँ पैसा व्यापार में प्राप्त हो रहा है तो हम उसे रिसीप्ट के साथ में लिखेंगे। दोस्तों समझता हूं पहला ग्रुप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो और भी आसानी से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा ग्रुप आता है हमारा जिसके अंतर्गत बैंक अकाउंट्स आते हैं। व्यापार के जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं, खाते होते हैं, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, उन सबके नाम से जो खाते बनाए जाते हैं वे बैंक के नाम से ग्रुप बना हुआ पहले से मौजूद होता है, उसके अंदर आपको रखना होता है। जितने भी व्यापार के बचत खाते के बैंक होते हैं उन सबको हम लोग बैंक अकाउंट के अंदर रखते हैं। एक एग्जांपल इसका ही बता देता हूं। मान लीजिए कि 25,000 रुपए पंजाब नेशनल बैंक में जमा किए, या ये भी कह सकते हैं बैंक में खाता खुलवाया या बैंक के अकाउंट में जमा किए। दोस्तों यहाँ पंजाब नेशनल बैंक हमारे सेविंग अकाउंट्स को करने वाली एक संस्था है, तो मैंने इसको बता दिया है कि ये बैंक अकाउंट के ग्रुप में रखा जाएगा। किए गए सौदे के अनुसार व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति देता है उसे सीआर और जो व्यक्ति लेता है उसे डीआर। तो यहाँ बैंक हमारे पैसे को ले रही है तो लेने के अनुसार हमने इसको डीआर यहां कर दिया है और कैश को सीआर किया है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि पैसा दे कौन रहा है, पैसे को व्यापार दे रहा है। व्यापार की तरफ से जब पैसा जाता है तो व्यापार देने वाला होता है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, कभी भी बिजनेस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। बिजनेस के स्थान पर आप कैश लिखेंगे क्योंकि कैश को ही व्यापार माना जाता है। तो यहाँ हमने कैश को सीआर किया है 25,000 से और वाउचर टाइप के रूप में कॉन्ट्रा प्रयोग किया गया है। दोस्तों कॉन्ट्रा क्यों लगाते हैं ये हम आपको विस्तार से आपके अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर हम अपने व्यापार का पैसा बैंक में जमा करते हैं या हम अपनी बैंक का पैसा अपने व्यापार में लेते हैं या फिर अपनी एक बैंक का पैसा दूसरी बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो वाउचर के रूप में कॉन्ट्रा वाउचर लिया जाता है। फिलहाल बस आपको इतना ही याद रखना है। अगले ग्रुप की हम बात करते हैं तो दोस्तों वो ग्रुप है हमारा डिपॉजिट असेट्स। दोस्तों इस ग्रुप में आपको वे खाते रखने होते हैं जो व्यापार द्वारा किसी कार्य के लिए रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा करने से संबंधित होते हैं। दोस्तों रिफंडेबल सिक्योरिटी से मैं मतलब है, मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं कि जब आप किसी काम को शुरू करने के लिए या किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए कोई सिक्योरिटी जमा कराते हैं किसी पार्टी को और वो पार्टी आपसे सिक्योरिटी लेने के बाद और आपका काम खत्म होने के बाद वो आपको सिक्योरिटी वापस कर देती है। याद रखना यहाँ सिक्योरिटी का वापस आना महत्व रखता है। अगर जो सिक्योरिटी हमारी वापस आ जाती है उस सिक्योरिटी को हम लोग हमेशा डिपॉजिट असेट्स के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि 50,000 रुपए दुकान की पगड़ी जमा की। दोस्तों पगड़ी मीन्स होती है सिक्योरिटी होती है, एडवांस सिक्योरिटी होती है। तो दोस्तों इसे करने के लिए आप जानते हैं कि सोप सिक्योरिटी हमने दी है तो ग्रुप के रूप में आप यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, डिपॉजिट असेट्स को लेंगे और डीआर 50,000 रुपए करना है आपको
और कैश अकाउंट सीआर करना है और वाउचर टाइप के रूप में पेमेंट लगाना है। आप एंट्री को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए। अगर सीआर डीआर की हम यहाँ बात करें तो दोस्तों मैं पहले रूल्स में आपको बता चुका हूँ कि किसे सीआर करना है, किसे डीआर करना है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा रूल्स को एक बार जरूर पढ़ लें तो आपको समझने में और भी आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 4 की, जिसे हम लोग फिक्स असेट बोलते हैं। दोस्तों सबसे इजी ग्रुप है, आपको सिर्फ आपको वस्तु को देखते ही समझ जाएंगे कि ये किस ग्रुप के अंतर्गत रखी जाएगी। सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं, ये वे ग्रुप होते हैं जो व्यापार की उस वस्तु से संबंधित होते हैं जो व्यापार में लंबे समय तक बनी रहे, जो केवल व्यापारिक कार्यों को चलाने के लिए प्रयोग की जाती है, और उस संपत्ति को लाभ कमाने के मतलब से ना तो हम खरीदते ना ही बेचते हैं, वो अपने व्यापार को अपनी सेवाएं देती है। मान लीजिए कि आपने व्यापार के अंदर पंखा खरीदा, तो दोस्तों पंखा आपको हवा देने के लिए या व्यापारिक कार्यों करने के लिए दौरान आपको अपनी सेवा देता है, तो वो संपत्ति कैसी कहलाएगी? फिक्स असेट। आपने मोटरसाइकिल खरीदी व्यापारिक कार्य के लिए, लंबे समय तक चलने वाली चीज है, कौन सी है? फिक्स असेट। फर्नीचर खरीदा व्यापारिक कार्य के लिए, क्या है? फिक्स असेट। दोस्तों अपने दिमाग में इतना याद रखना कि जो व्यापार में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देती हैं और लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं खरीदा बेचा जाता है, वे संपत्ति हमारी फिक्स असेट के अंदर होती हैं। जब ऐसी संपत्तियों को खरीदा जाता है तो हमेशा फिक्स असेट में रखी जाती हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि 50,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा। दोस्तों यहाँ लैपटॉप ग्रुप देखिए, ग्रुप कौन सा इस्तेमाल किया है? फिक्स असेट। क्योंकि जो लैपटॉप खरीदा है वो हमने लाभ कमाने के लिए नहीं, व्यापारिक कार्य चलाने के लिए खरीदा है, तो यहाँ लैपटॉप को हमने फिक्स असेट के अंतर्गत रखा है। और जैसे डीआर 50,000 रुपए और कैश अकाउंट सीआर वाउचर टाइप के रूप में यहाँ पेमेंट वाउचर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगले वीडियो की हम बात करते हैं, अगले ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 5, जिसका नाम है ब्रांच एंड डिवीजन। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, ब्रांच और डिवीजन। दोस्तों हमारे व्यापार के अंदर अगर हमारे व्यापार की अन्य शाखाएं चल रही हैं, अन्य दूसरी ब्रांच चल रही हैं, तो उन पर होने वाले खर्चे या उनसे होने वाली आय को हमेशा ब्रांच एंड डिवीजन में रखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल भी समझा देता हूं। मान लीजिए 1200 रुपए मनिया ब्रांच का लाइट बिल चुकाया। मनिया ब्रांच दोस्तों एक जगह, कस्बे का नाम है। अगर आप हमारे स्टेट से बाहर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ लें, मनिया एक जगह का नाम है। तो उस जगह में हमने एक ब्रांच खोल रखी है, तो इसमें लिखा हुआ है 1200 रुपए मनिया ब्रांच का लाइट बिल चुकाया। दोस्तों अब यहां रखेंगे, ब्रांच पर खर्चा हुआ है, तो मनिया ब्रांच अकाउंट के नाम से हमने लेजर बनाया और उसे कोष्टक में आप देख रहे हैं बी एंड डी का मतलब होता है ब्रांच एंड डिवीजन। डीआर किया है 1200 रुपए से और कैश को सीआर किया है 1200 रुपए, और यहां ये पैसा दिया गया है दोस्तों, पेमेंट किया गया है, पे किया गया है, तो पेमेंट वाउचर। आइए अगले ग्रुप की बात करते हैं, परचेज अकाउंट। अधिक समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस इतना समझ लीजिए कि व्यापार में जब भी आप माल खरीदेंगे, दोस्तों माल समझते हैं ना, माल वो वस्तु होती है जिससे प्रॉफिट कमाते हैं हम। सीधी भाषा में हम जिसका व्यापार करते हैं, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेच दिया, हमने 20 रुपए मुनाफा कमा लिया, यानी ऐसे चीज को हम लोग माल बोलते हैं। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो वस्तु खरीदी जाती है वो हमारा माल होता है, तो वो सारे के सारे खाते परचेज अकाउंट के अंतर्गत डाली जाती हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूं, 25,000 रुपए का नगद माल खरीदा है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि जब माल को खरीदेंगे तो परचेज का नाम से खरीदा जाता है और बेचेंगे तो सेल्स के नाम से बेचते हैं। यहाँ 25,000 रुपए का नगद माल खरीदा है तो खरीदने को हम परचेज बोलेंगे। तो परचेज का ग्रुप भी परचेज ही रखा जाता है और बाकी सारे नियम वही रहते हैं सीआर डीआर वाले। तो परचेज को परचेज के अंदर रखा, डीआर 25,000 रुपए, और इस माल को नगद खरीदा है तो पैसा दिया है, तो कैश अकाउंट सीआर 25,000 रुपए। दोस्तों यहाँ याद रखना, परचेज माल खरीदा जाता है, परचेज के नाम से ही लीजर होता है, परचेज के नाम से ही ग्रुप होता है, और परचेज के नाम से ही वाउचर होता है। चाहे आप माल नगद खरीद रहे हो, चाहे माल उधार खरीद रहे हो।
आइए अगले ग्रुप को हम समझते हैं, जिसका नाम है सेल्स अकाउंट। दोस्तों परचेज का बिल्कुल अपोजिट, उल्टा। जब माल खरीदते हैं तो परचेज, और जब माल बेचते हैं तो सेल्स का यूज करते हैं। इसमें ध्यान रखना, इस ग्रुप के अंदर सारे वे खाते रखे जाते हैं जो आपको माल बेचने से संबंधित होते हैं। मान लीजिए कि 35,000 रुपए का नगद माल बेचा, यहां दोस्तों बेचा शब्द आ गया है, तो बेचने के लिए सेल्स के नाम से लेजर बनाया जाएगा और ग्रुप भी उसका सेल्स रखा जाएगा। सीआर होगा 35,000 रुपए से, डीआर मत कर देना, सीआर होगा 35,000 रुपए से। और कैश को हमेशा डीआर किया जाएगा 35,000 रुपए से, और बाउचर टाइप भी सेल्स इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अपने दिमाग में इतना ध्यान रखना, सेल्स हमेशा सीआर होती है, हमेशा सेल्स सीआर होती है, क्योंकि सेल के अंदर वस्तु को बेचा जाता है, तो बेचने से क्या आता है, कैश। और कैश जब हमारा बढ़ता है, यानी सीधी भाषा में अगर देखा जाए कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डीआर, तो यहाँ कैश आ रहा है तो कैश को डीआर किया। सेल माल जा रहा है तो सेल को हमने सीआर कर दिया 35,000 से। समझाने के बहुत सारे तरीके हैं अपने अपने तरीके से। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सेल्स अकाउंट के नाम का ग्रुप भी आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट लिख दीजिए, आपको जरूर हम उसका समाधान देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले ग्रुप की ओर, सस्पेंस अकाउंट। दोस्तों इस ग्रुप के अंतर्गत हम उन खातों को रखते हैं जिसके बारे में हमें यह नहीं पता होता है कि ये खर्चे कहाँ किए गए हैं या कहाँ खर्च नहीं हो पाए हैं, जिनके बारे में कंफ्यूजन और भ्रम रहता है। अर्थात ऐसे खर्चे कि जिसमें हमें यह पता नहीं होता कि ये इनकम कहाँ से हुई है या कोई खर्चा हो जाता है वो कहाँ से हुई है। मान लीजिए कि आपने दिन भर के सौदे को करने के बाद शाम को पैसे को काउंट किया या गिना, तो आपने देखा कि इसमें पैसे कम पड़ रहे हैं या पैसे बढ़ गए हैं, तो अब ये हमें याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है दिन भर का हिसाब कि ये पैसा कैसे बढ़ा कैसे घटा। तो इस तरह के खर्चों को या आय को हम लोग सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये पैसा हमारा वास्तव में कहाँ खर्च हुआ है या कहाँ से प्राप्त हुआ है। जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा तब तक आप उसको सस्पेंस के अंतर्गत ही रखेंगे। मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि शाम को तिजोरी के रुपए गिने तो 500 रुपए कम मिले, तो ये पैसा कहीं ना कहीं गया है, हमारे पास से पैसा कम हुआ है, तो लेजर के रूप में दोस्तों कैश डिस्क्रीजमेंट के नाम से लेजर बनेगा और आप उसको सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत दिखाएंगे कि हमारे व्यापार में ये पैसा सस्पेंस में है और डीआर 500 रुपए खर्च हुए कहीं ना कहीं, और कैश को सीआर करेंगे 500 रुपए। जब हम लोग जानते हैं कि ये पैसा कहीं ना कहीं दिया जरूर है, पैसा गया है, तो हमने पे किया है, और पे किया है तो पेमेंट हुआ है, पेमेंट किया है तो पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप की ओर, मिस एक्सपेंसेस। दोस्तों इस ग्रुप के बारे में बहुत सारे बच्चे ये कहते थे समझ में नहीं आता ये ग्रुप क्या है। दोस्तों बहुत इजी ग्रुप है। ये समझ लीजिए कि आपके व्यापार में जितनी भी फिक्स असेट है या संपत्ति है, जब उसका कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उस पार्ट को बदलवाने के लिए आप जब खर्चा करते हैं तो वो आपका मिस एक्सपेंसेस कहलाता है। मैं अच्छी तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके व्यापार में मोटरसाइकिल है पहले से मौजूद, और मोटरसाइकिल का कोई पार्ट्स खराब हो जाता है, ट्यूब खराब हो गया, टायर खराब हो गया, लाइट खराब हो गया, आपने उसको नया डलवाया, खरीद के डलवाया, तो वो पार्ट्स आपका मिस एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखा जाएगा। मैं एग्जांपल ही बता देता हूं कि 300 रुपए का कंप्यूटर का माउस चेंज करवाया यानी खरीदा, तो दोस्तों माउस आपका एक खर्चा है और कंप्यूटर आपकी एक संपत्ति है। तो याद रखना कि आपने उस संपत्ति के अंदर माउस को बदलवाया है तो आपका वो माउस मिस एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखा जाएगा। तो माउस अकाउंट किसमें रखा गया, मिस एक्सपेंसेस 300 रुपए, और कैश अकाउंट डीआर 300 रुपए करना होगा आपको। सॉरी, माउस अकाउंट डीआर और कैश अकाउंट सीआर करना होगा आपको, क्योंकि माउस अकाउंट एक प्रकार से खर्चा हो गया और खर्चे में हानि डीआर होते हैं, और कैश अकाउंट सीआर 300 रुपए होती है। वाउचर टाइप वही पेमेंट वाउचर चलेगा दोस्तों, इसके अंदर भी आप याद रखेंगे। आइए अगले ग्रुप की ओर बढ़ते हैं, बैंक ओडी। दोस्तों
इस ग्रुप में वे खाते रखे जाते हैं जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उस बैंक को लोन को इसी ग्रुप में रखना होता है। जैसे 50,000 रुपये पीएनबी बैंक से लोन लिया तो दोस्तों पीएनबी लोन अकाउंट बैंक ओडी के अंदर रखना है। 50,000 रुपये बैंक सीआर होगी क्योंकि बैंक दे रही है, और कैश हमारा डीआर होगा क्योंकि हमारा व्यापार ले रहा है। वाउचर टाइप के रूप में आप रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये गलती मत कर देना कि कॉन्ट्रा कर दें। कॉन्ट्रा का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब हम अपनी बचत खाते में पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से अपनी बचत खाते से पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ बैंक से पैसा रिसीव हुआ है, लोन लिया है, तो रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों याद रखना, ये हम अपने जमा पैसे को नहीं निकाल रहे हैं, या हमने उससे बैंक से अलग से पैसे लिए हैं, वो हमारे लिए रिसीविंग होती है। आइए अगले वाउचर को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसके साथ में हमें एक साइड का बिजनेस या काम भी मिल जाए। तो ठीक उसी प्रकार से बैंक को हमारी कंपनी के काम या कंपनी का मालिक या कंपनी ये चाहती है कि हमारा जो कंपनी के अंदर काम होता है वो चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन हम एक अलग से एक्स्ट्रा काम और ले लें, एडिशनल काम ले लें जो हमारी इनकम का एक एक्स्ट्रा जरिया बन जाता है। तो जब दोस्तों ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट किया जाए जहां हमें ये पता नहीं होता कि भविष्य में हमें इसमें इस पैसे को लगाने से लाभ होगा या हानि होगी, तो ऐसे पैसे को या लगाए गए पैसे को हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें आपका शेयर मार्केट, लॉटरी, म्यूचुअल फंड आदि तरह के खर्चे या इन्वेस्टमेंट आते हैं। एग्जाम्पल समझा देता हूं। मान लीजिए कि 50,000 रुपये HDFC बैंक के शेयर खरीदे, तो यहाँ पर HDFC शेयर जो हमने खरीदे हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत रखना है, और डीआर 50,000 रुपये एंड कैश अकाउंट CR 50,000 रुपये। वाउचर टाइप पेमेंट, क्योंकि आपने बैंक को पैसा नहीं दिया कि अपने सेविंग अकाउंट में जमा करने के लिए दिए हैं, तो आप कॉन्ट्रा का इस्तेमाल करें। यहाँ दोस्तों हमने पे किया है उसको, तो यानी पेमेंट वाउचर का यूज किया जाएगा। आइए अगले ग्रुप की ओर बढ़ती है। हमारा अगला ग्रुप है सैलरी क्रेडिटर। बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत यूज आने वाला। सैलरी क्रेडिटर तो कभी कंपनी का पीछा छूटता ही नहीं है। दोस्तों ये वे व्यक्ति या फर्म होती हैं या संस्था भी कह सकती हैं, ये वो व्यक्ति होता है जो हमारे व्यापार को या हमें उधार माल या उधार वस्तु देता है। बस इतना ध्यान रखना है, तो कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल, राम ने 25,000 रुपये का माल उधार खरीदा। राम से 25,000 रुपये का माल उधार खरीदा है, तो दोस्तों परचेज अकाउंट डीआर वही की वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर उधार माल है, तो राम से जो माल खरीदा है वो उधार है, तो राम हमें उधार माल देने वाला हो गया, तो राम का हमने ग्रुप सैलरी क्रेडिटर एंट्रीज के अंदर बता दिया है। और राम को हम लोग CR करेंगे 25,000 रुपये से। और मैंने आपको बताया था कि जब माल को खरीदा जाता है तो परचेज के नाम से ही लीजर बनता है, परचेज ही ग्रुप होता है, और परचेज ही वाउचर यूज करना होता है। आइए दोस्तों आज के वीडियो के लास्ट और आखिरी ग्रुप के बारे में समझते हैं, वो है सैलरी डेबिटर। दोस्तों इस ग्रुप के अंदर वे खाते रखे जाते हैं या उन लोगों के खाते रखे जाते हैं जो हमारी कंपनी से उधार माल लेते हैं, जिन्हें हम उधार देते हैं। उन व्यक्ति फर्म संस्था को हम सैलरी डेबिटर बोलते हैं, सैलरी डेबिटर के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए मुकेश ने 25,000 रुपये का माल उधार लिया, हमने किसी पार्टी को उधार माल दिया, तो सेल्स अकाउंट मेरा CR होता है। दोस्तों मैंने यहाँ लिख नहीं पाया है, आप लिख लेना। सेल्स अकाउंट CR 25,000 रुपये और मुकेश अकाउंट DR 25,000 रुपये, आपको ध्यान रखना है। सेल्स हमेशा CR होती है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो मुकेश अकाउंट DR 25,000 रुपये और सेल्स वाउचर का यहाँ यूज करना है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो में ये ग्रुप्स को समझने के लिए बहुत ही आसानी रही होगी, और मैंने ग्रुप्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों बाकी बचे ग्रुप्स को हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने पर ही हमारे अंदर कुछ नया कर दिखाने के लिए या वो आपके लिए अधिक मेहनत करने का मन विचार बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अपने सारे ग्रुप्स को अच्छी तरीके से समझाएंगे और आपको
कुछ नया उसके अंदर सिखाने के लिए देंगे। जब तक अपने वीरेंद्र सर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।